नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनको किया नमन। सभी को शिक्षक दिवस की दी बधाई। मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा पहुंचे सहरसा। 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनेगा खेल भवन। खेल भवन बनाने को लेकर की गई बैठक। मोकामा में लापता किशोरी का नहीं मिला कोई सुराग। 21 अगस्त से लापता है किशोरी। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बेतिया में आजादी के बाद भी सुविधाओं का घोर अभाव। गांव में सड़क की अवस्था हुई जर्जर। ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क मरम्मत का काम किया शुरू। नालंदा में अपराधी हुए बेखौफ। सरेआम ट्रक चालक को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जो हम महान शिक्षाविद भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने देश और समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। तो मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दी गई है। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महान शिक्षाविद भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही सभी को इस दौरान शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट की, जहां ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने यह विश्वास भी जताया कि गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण सहित राज्य के सर्वांगीण विकास में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अन्नपूर्णा देवी का सहयोग राज्यवासियों को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, और अब पटना के लोगों को भी महानगर वाली फीलिंग आएगी। जी हां, बिहार सरकार अब सबसे बड़ा जाम लगने वाले इलाके पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। सूचना के मुताबिक ये सड़क जल्द बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके। वहीं पटना के गांधी मैदान से पटना सिटी तक जाने वाले रास्ते में ये एलिवेटेड रोड बनने जा रही है। इस एलिवेटेड रोड में आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी कई सहूलियतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास पटना के कारगिल चौक से किया। करीब 2200 मीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 422 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद भी है। पीएमसीएच में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। इस पार्किंग से एलिवेटेड सड़क की कनेक्टिविटी की जाएगी। पहले तल्ले की पार्किंग में एनआईटी मोड से आने वाली गाड़ियां पहुंचेंगी। वहीं दूसरे तल पर गांधी मैदान की तरफ से जाने वाली गाड़ियां जाएंगी। गंगा पाथवे से कृष्णा घाट होकर सड़क निकाली जा रही है। बता दें कि यह सड़क डबल डेकर एलिवेटेड रोड से जुड़ेगी। यहां से गायघाट की तरफ जाने वाले लोग गंगा पाथवे होकर जा सकेंगे। यानी पटना सिटी इलाके में जाने के लिए जाम का सामना अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, अक्सर पूछे तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है, बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को, नितिन नवीन जी को, कि अब ये काम शुरू होने वाला है।
और सहरसा में कला संस्कृति युवा विभाग के निदेशक संजय सिन्हा के साथ 5 सदस्यीय कमेटी सहरसा पहुंची है, जहां उन्होंने 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खेल भवन के लिए कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन, जिलाधिकारी कौशल कुमार और आला अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की है। बैठक में खेल भवन निर्माण कराने की सहमति बन गई है। वहीं इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए सहरसा स्टेडियम में जमीन उपलब्ध है। आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए भी जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है, जिससे खेल भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जा सके। और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने की पहल करने वाली गैर सरकारी संस्था हील इंडिया के कार्यक्रम हीलिंग रोड को हरी झंडी दिखाई है। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था को जो भी मदद चाहिए वो नियमानुसार दी जाएगी। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष आबा कुमार ने कहा कि इस तरह से सड़क पर कार्यक्रम रखने का उद्देश्य बिहार से शुरू करके देश भर में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। साथ ही इस पहल से सड़कों की राइडिंग क्वालिटी और उनके लंबे जीवन काल में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर वीणा मानवी, सिद्धार्थ, तुलसियान, श्रीकांत, प्रत्युष ने भी अपने अपने विचार रखे। और इस पहल में हमें चुना कि हम इनका साथ दें। ये बहुत ही सुंदर पहल इनके द्वारा शुरुआत की गई है और प्रयास यही रहेगी कि हम जहां तक हो सके इनका साथ दें। मैं आपको बताऊं, वर्मा इंडस्ट्रीज में हम प्रयास करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का हम लोग उत्पन्न करें जो कि रोड के कार्य में काम आए। शुरुआत कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं देंगे। हमारे पार्टनर के रूप में वर्मा इंडस्ट्री के डायरेक्टर सिद्धार्थ जी यंग लड़के हैं। मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि इन्होंने ये सठाया है, इसका रोड मैप क्या होगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी किसी चीज की शुरुआत के साथ साथ उसका लक्ष्य भी ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यंग आदमी ने किसी चीज को अगर मन में बांधा है, संकल्प लिया है कि मैं इस क्षेत्र में एक समाजिक क्षेत्र में भी काम करूंगा, एक इंडस्ट्री लिस्ट होने के नाते मेरी पूरी शुभकामना है और विभाग की तरफ से भी आपको इसका सहयोग मिलेगा। सिद्धार्थ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी वार्ड पार्षदा आदरणीय सुचित्रा सिंह जी, महिला विकास मंच की आदरणीय वीणा मांडू जी, महिला जहां भी जुटती है तो निश्चित रूप से 2 घर बनाती है। तो मेरा एक मानना है कि आज सड़कों में भी जिस प्रकार से मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण का दूसरा है स्वरूप कि अब महिलाएं किस प्रकार से इनिशिएटिव लेकर समाज को भी बनाने के लिए आगे आ रही हैं, ऐसी सभी महिला शक्ति को, मातृशक्ति को बहुत बहुत अभिनंदन। संचालन करता भी महिला ही है, तो निश्चित रूप से पूरा सशक्तिकरण रोड इनिशिएटिव है हील इंडिया हमारी संस्था की तरफ से, जिसमें हमारा मानना है कि रोड एक बहुत बड़ी जरूरत है सभी लोगों की, चाहे वो आम हो, खास हो, 2 व्हीलर से चलने वाले हो, 4 व्हीलर से चलने वाले हो। और रोड में गड्ढे सामान्यतः रूप से पाए जाते हैं, तो हमारा एक है हीलिंग टच देने का। रोड को हम हील करेंगे, उन गड्ढों को भरेंगे, स्मूथ करेंगे, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है, ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। ये लोग खुद मिट जाएंगे लेकिन कभी सनातन धर्म को नहीं मिटा पाएंगे। आप ही लोग बताइए कि अब दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ही ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तुम नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएगा। बढ़ते आगे, जहां झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस फैसले का विरोध किया है। वहीं विवाद बढ़ने पर सरकार में शामिल मुख्य पार्टी जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले लोग, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए 5 वक्त का नमाज पढ़ने का एक विशेष मान्यता है, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसी व्यवस्था की है। ये व्यवस्था पुराने विधानसभा में भी थी। इतना ही, पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा कई राज्यों के विधानसभा और संसद भवन में भी व्यवस्था है। वहीं देश के सभी एयरपोर्ट्स पर भी नमाज पढ़ने के लिए एक विशेष जगह दी गई है। लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करती है, लोगों को आपस में बांटने की राजनीति करती है। अगर बीजेपी को भी अलग से प्रार्थना के लिए कोई जगह चाहिए तो वो विधानसभा अध्यक्ष से कहे, उन्हें भी जगह दी जाएगी। विधानसभा में काफी जगह है। विधानसभा में जो पुरानी भवन थी उसमें भी स्थान निर्धारित, अब नए विधानसभा में भी स्थान निर्धारित, क्योंकि 5 वक्त नमाज इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष महत्व रखता है। हम लोग देखे हैं कि हर एक देश के हर एक एयरपोर्ट एक खास जगह को डेडिकेटेड प्रेयर हॉल या प्रेयर प्लेस के तौर पे चिन्हित किया जाता है। वॉशरूम में भी वजू बनाने के लिए नीचे नल लगाई जाती है और बैठने का स्थान निर्धारित किया जाता है। लेकिन गंदी मानसिकता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं कि कैसे इस प्रदेश में सांप्रदायिकता के नाम पर, जातीयता के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर लोगों को बांटा जाए, लड़ाया जाए, उसकी कोशिश में लगे। और कोरोना महामारी के बाद अब फिर से एक बार जिंदगियां पटरी पर लौटना शुरू हो गई हैं। अनलॉक 6 के बाद फिर से 538 दिनों के बाद पटना एनआईटी घाट पर गंगा आरती की शुरुआत हुई। बता दें कि गंगा आरती हर सप्ताह शनिवार और रविवार को की जाएगी। वहीं शनिवार को हुई गंगा आरती में कोरोना प्रोटोकॉल का कुछ खासा ख्याल नहीं रखा गया। बता दें कि गंगा घाट पर आरती का आनंद लेने आए लोग बिना मास्क के ही नजर आए। हमेशा चलता रहे, माँ गंगा की सेवा हम लोग करते रहें और गंगा आरती होने से गंगा के प्रति लोगों का रुझान होगा, गंगा साफ सुथरा रहेगी, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि ये आरती रुकनी नहीं चाहिए। पंडित जी, मगर यहाँ देखा गया कि कोरोना प्रोटोकॉल टूटा, लोग एक दूसरे पर कहीं न कहीं दिक्कत से भीड़ लगी थी, लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। ये तो हम लोग सुबह से ही प्रचार कर रहे हैं कि अगर एंट्री लेना है तो आप मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क की एंट्री भी नहीं है। कल से ये भी नहीं होगी, क्योंकि कल से आरती जो होगी, भव्य आरती होगी, उसमें लोगों का कम रहना होगा। अब बात मोकामा की करेंगे, जहां थाना क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से लापता किशोरी का 16वें दिन कोई सुराग नहीं मिल पाया है। किशोरी की रहस्यमय गुमशुदगी से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पिछले महीने की 21 तारीख को किशोरी मोकामा थाना क्षेत्र से लापता हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों ने मोकामा थाने में दर्ज कराई। वहीं मोकामा पुलिस इस मामले की गहनता से जांच भी कर रही है, लेकिन अभी तक लापता किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों का भी दिल बैठता जा रहा है। किसी अनहोनी की आशंका से परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मेरी लड़की आज 15 दिन हो गया गए, थाना में रिपोर्ट दिए तो आज तक थाना वाला कोई सेक्शन नहीं लिया और नहीं खोज के मेरी लड़की को मेरे पास पेश किया।
और हम लोग घर में मजबूरन भूखी प्यासी ऐसी मर रहे हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बना रहिए, देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक साथ 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी। ग्रामीणों ने शव को देखा है, जहां शव देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। गांव के बाहर से शव बरामद किए गए हैं। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के चमर गांव की ये पूरी घटना, जहां एक साथ 3 शव मिले हैं, जिसके बाद इलाके में जहां दहशत का माहौल है, वहीं गांव वालों ने ये शव देखा है, जिसके बाद मुरलीगंज थाना क्षेत्र के चमगढ़ गांव का ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, एक साथ 3 शव मिले हैं इलाके में, जहां दहशत का माहौल है, प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? क्या पुलिस मौके पर पहुंच पाई है? पुलिस तो मौके पर पहुंची है, वो छानबीन में जुटे हुए हैं और पोस्टमार्टम के लिए जो है मधेपुरा भेज दिया गया है। जी बिल्कुल रमन, जैसा कि आपने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है, लेकिन क्या ये पता लग पाया है कि ये शव किसके हैं, इनके परिजन कौन है? शवों की शिनाख्त अभी तक हो पाई है? जी अभी तक तो सबका शनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि लगता है कि कहीं से आके मार के जो है यहाँ बयार में फेंक दिया गया है। तो मछुआरे मछली मारने गए थे, उसी का नजर पड़े सबों पे, तो उसका ग्रामीणों को सूचना दी, उसके आधार पर पूरे गांव में फैल गया सबका। उसका हजारों की संख्या में आए लोगों सब देखने के लिए, तो अभी तक शनाख्त नहीं हो पाया है। बिल्कुल रमन, सबसे पहले मछुआरों ने शव देखा, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना गांव वालों को दी गई। गांव वालों के माध्यम से पुलिस को पूरे मामले की खबर लगी। लेकिन जो मछुआरों ने सबसे पहले शव देखा था, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने इन शवों को देखते हुए कुछ आशंका जताई है? क्या लग रहा है इनको किस तरीके से, या किसी ने मारा है या एक्सीडेंट की वजह से ये शव वहां पहुंचे हैं? क्या कुछ पूरा मामला निकल करके फिलहाल सामने आ पा रहा है? उसके जो है गला दबा के जो है मारा गया है। उसके गले, महिला के गले में रस्सी बंधा हुआ है। इसके कारण से लगता है सब कहीं से मार के जो है ना वहाँ पे सब घटना को छुपाने के लिए जो है यहाँ फेंक दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि पुलिस वहां पे पहुंची है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे, और इसी बीच एक बड़ी खबर नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र से भी आ रही है, जहां बिंद के कतराही गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने बीती रात एक ट्रक चालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ट्रक चालक की पहचान चिकसौरा थाना क्षेत्र के जलालपुर के रहने वाले रंजू पासवान के रूप में की गई। मृतक के ससुर का कहना है कि देर रात जब उससे मोबाइल पर बात हो रही थी, तो उसने बताया
कि वो एक अन्य चालक के साथ पटना से शेखपुरा गिट्टी लाने जा रहा है। इसी बीच लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में ही उसे गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही बिन थाना अध्यक्ष अभय कुमार मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं थाना अध्यक्ष का कहना है कि उसके साथ एक अन्य चालक से पूछताछ की गई है। उसने बताया है कि वो बिंद के कथराही गांव के पास लाइन होटल पर खाना खाने के लिए रुके थे और खाना खाने के बाद ट्रक में ही सो गए। तभी अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी का कहना है कि मौके से एक खोखा बरामद हुआ है। अन्य साथियों से भी पूछताछ की जा रही है। लूटपाट का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि चालक के पॉकेट में रुपए और मोबाइल दोनों ही मौजूद है। गोली किन वजहों से मारी गई है, इसकी जांच अभी की जा रही है। गिट्टी लाने जा रहे थे, बीच में कौन बिंद मोड़ पर खाना खा के गाड़ी में सो गए। चोर ने चढ़कर गोली मार दिया 11 बजे रात में। और अब बात चंपारण की करेंगे, जहां आजादी के 75 साल बाद भी एक ऐसी पंचायत है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र कहे जाने वाले ये दो पंचायत, जिसमें कुल 25 गांव हैं, जहां मूलतः थारू और उराव आदिवासी की आबादी रहती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आने जाने के लिए जो सड़क है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गांव का हाल जानने के लिए जब पदाधिकारियों का दल इस रास्ते से गुजर रहा था तो उनकी भी गाड़ी फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। ये क्षेत्र जंगल के बीच पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। ये इलाका लाल सलाम के आतंक का केंद्र रहा है, जहां 1995 में भीषण नरसंहार हुआ था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बगहा को पुलिस जिला बनाया और नौरंगिया दोन में थाने की स्थापना की थी। वहीं इस गांव का रास्ता इतना जर्जर हो चुका है कि किसी भी सवारी का परिचालन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इससे निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान से इस सड़क की मरम्मती का काम शुरू करवाया है। क्षेत्र में हम लोग आए थे। यहाँ जो कटाव का जो मामला है, नकटिया जोन में जो है 2 पंचायत है, जिसमें जो है कम से कम 5 से 6 गांव जो है डिस्टर्ब हुआ है। कारण ये है कि इसमें जो है फरहा नदी जो है अपना बेड चेंज कर ली है, गांव की तरफ वो 200 मीटर शिफ्ट की है, जिसकी वजह से कटाव ज्यादा हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभी इसका असेसमेंट किए हैं और इसमें जो है जो भी है इम्बैंकमेंट वगैरह का कार्य किया जाएगा यहाँ। इसके बाद में यहाँ आने के बाद ये पता चला कि यहाँ राशन कार्ड का इश्यू है, तो राशन कार्ड जितने हैं सबका हमने ले लिया है। कारण पता करेंगे किस कारण से उनका राशन कार्ड नहीं बना है। हाँ, यहाँ पर पानी से काफ़ी परेशानी हुई है और हम लोग तुरंत बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा करके और नदी के कटाव को नियंत्रित करेंगे। कितना क्षति हुआ है? पानी का पानी का लेवल ज्यादा एकाएक बढ़ जाने से ऐसी घटना कई वर्षों के बाद हुई है और प्रत्याशित माना जाए कि प्रत्याशित बाढ़ आने से और जलस्तर काफी ऊपर चले जाने से गांव में पानी का फैलाव काफी हुआ है। उदा किशनगंज थाना क्षेत्र के बदमापी के सिनवारा गांव वार्ड नंबर 10 में महेश्वर मंडल के मकान के सेफ्टी टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान 2 मजदूर, 1 मिस्त्री और 1 मालिक की मौत हो गई। जहां मकान के बेसमेंट के अंदर सेफ्टी टैंक की शटरिंग खोल रहे 2 मजदूर और 1 मिस्त्री को मकान मालिक महेश्वर मंडल बिजली के बल्ब लगे होल्डर के वायर सेफ्टी टैंक के अंदर काम कर रहे मजदूरों को दे रहे थे। इस दौरान बिजली के होल्डर से लगातार अंदर गिरा और उनके हाथ से बल्ब छूट गया, जिससे अंदर करंट फैल गया और एक साथ चारों की करंट लगने से मौत हो गई। बढ़ते आगे, जोहानूरसराय प्रखंड अंतर्गत लालबिघा गांव निवासी विजय जमादार ने फांसी लगाकर फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि मृतक किसान का इकलौता बेटा था, जिससे 15 महीने पहले किसी वजह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से मृतक किसान काफी आहत हो गया था और वो हमेशा बेटे की मौत के सदमे में रहता था। वहीं बेटे की मौत ने पिता की आत्मा को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके चलते पिता ने सदमे में आकर अपनी जान दे दी। और क्या घटना होगा, फांसी लगा करके मर गए। लेकिन उसका कारण है, गांव वाला परिवार लोग भी कहते हैं कि उसका मेन कारण है उनका बेटा था जवान और पढ़े लिखे था और कितना पढ़े थे वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी फिक्र में
कहते थे पहले से कि हम इसको फिक्र में है कि हम चल जाएंगे, दुनिया छोड़ करके चल जाएंगे, बुलाता है मतलब कि क्या कोसता ही घर, मतलब इस तरह से बात करते थे परिवार लोग से, समझाते बुझाते थे, लेकिन वो मानते थे नहीं। इस वजह से उनका पत्नी जो थी छोड़ती थी कभी नहीं। तो अचानक है जो कि कल के रात में सोचा कि हर दिन ऐसी होगा, तो छोड़ दिए थे और ये दुर्घटना हो गया। और दरभंगा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे 57 पर दरभंगा के शोभन चौक के पास बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में जहां बस ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन चौक के पास की है। सूचना मिलने पर सिमरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इतराना ट्रेवल कंपनी की बस सिलीगुड़ी से मुजफ्फरपुर जा रही थी, जो सामने से आ रही बालू से लदे ट्रक से टकरा गई। और बेटा गांव में हथियार लहराते युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर शेखपुरा जिले के हथियामा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बेटा गांव की है, जहां युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में हाथों में राइफल लेकर धमकी देते हुए युवक को देखा जा सकता है, जिसकी पहचान बेटा गांव के रहने वाले बच्चू यादव के बेटे संजीव कुमार के रूप में की गई है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि साधना प्लस न्यूज नहीं करता। 8 दिन पहले भी घर पर आकर गोली उली चलाया है, जान मारने का धमकी दिया है और उसके बाद मोटरसाइकिल घर से लेकर चल गया है। फिर थाना ओपी थाना प्रभारी के कहने पर मोटरसाइकिल 2 दिन का बाद वापस कर दिया। और कल रात में 3 तारीख को रात में 10 से 11 बजे के बीच में सब भाई का सहयोग से दारू के नशे में वो राइफल लेके आया है और घर पर गाली गलौज किया है। बोला कि जमीन लिख दो, नहीं तो जान मार देंगे, तुम घर से निकलो। घर में कोई परिवार नहीं रहता, मर्द सब बाहर डर से भागे हुए हैं। लेडीज सब रहती है, लेडीज को सब पूरा गाली गलौज दिया है, जान मारने का पूरा गंदा गंदा गाली दिया है। बोला कि तू सवेरे निकलो तो तुमको पूछे। अच्छा, तो शेखपुरा का ये पूरा मामला, जहां हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो में हाथों में राइफल लेकर धमकी देते हुए एक युवक को दिखाया गया था। वहीं अब जिसके बाद से गांव वालों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।